Hello everyone, welcome back to this channel. Graduate yourself. This is Rizvi and I welcome you on this channel. So the topic we are going to teach, I'm going to teach you today is the sales laws of market. So this is my third video on this channel. I hope you have watched my previous two videos, and if you haven't, then I recommend that you watch that video first because those are the basic introductions of the economics. Because if you understand that video, then you will be able to understand these lectures because these are the more depths of the economics. And for understanding the depths, you need to understand the base firstly the basics of the economics and the differences between these two micro and macro. So you can watch that video then. So, and if you have watched, then well and good. So, let's start today's topic, which is sales laws of market. This is a part of a macroeconomic sales law, and this is the most interesting topic and and starting of the macroeconomic book because this is the first theory in the macroeconomics where macroeconomics start. So, let's start this lecture without any delay. So now let's understand the theory of this Say's law. First of all, this theory was given by J.B. Say, as its name suggests. He was a French economist and he was a classical economist. क्योंकि जो सबसे पहले जो इकोनॉमिस्ट आए थे वो क्लासिकल थे देन कीन्शियन आए कीन्स आए देन न्यू क्लासिकल आए देन न्यू कीन्शियन देन मोनेट्रिस्ट तो फिर देन न्यू मोनेट्रिस्ट तो इस तरह से इकोनॉमिस्ट आए थे एंड वो अपनी थ्योरी देते रहते हैं बाय क्रिटिसाइजिंग द प्रीवियस वन। सो जो सबसे पहले जो आए थे वो क्लासिकल्स थे, तो क्लासिकल्स में लाइक एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, जे.एस. मिल एंड जे.पी. से ऑल्सो दीज आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है, वो हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स में वो सब भी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट थ्योरी है वो है सेल्स लॉ की। तो द मेन टैगलाइन ऑफ दिस थ्योरी इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। देखने में ये छोटी सी लाइन ये पूरी इसमें थ्योरी है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट वॉट एवर विल बी प्रोड्यूस इन द कंट्री विल ऑटोमेटिकली डिमांडेड। मीन्स जो भी प्रोडक्शन होगा कंट्री में उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। हाउ सी कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करता है, अब सिर्फ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूसर वो लेबर को अरेंज करता है, लेबर्स प्रोड्यूस करेंगे, अब लेबर प्रोड्यूस करेंगे तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जब वो बनाएंगे तो वो मार्केट में सोल्ड आउट होंगे तो उनको लेबर्स को उनके वेजेस मिलेंगी, प्रोड्यूसर्स को उनका प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली जब उनको वेजेस मिलेंगी, प्रॉफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी तो देयर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज ऑब्वियसली। सो and if their purchasing power increase, they will purchase more. This will lead to increase in the demand. So as its name, supply creates its own demand. So this is the main theory. So क्लासिकल के अकॉर्डिंग deficiency of demand कभी अराइज नहीं हो सकती because AD which is aggregate demand is equal to AS which is aggregate supply. Aggregate demand always इक्वल रहेगी एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि जितना भी जहाँ भी प्रोडक्शन होगा उसका कंज्यूमर हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हुआ है, मीन्स इनकम मिली है, सबको इनकम मिली, डिमांड बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली इसकी इक्वल आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, क्लासिकल ऑलवेज बिलीव इन एस इज इक्वल टू आई मीन्स सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट तो सप्लाई हो गया, तो अब जो सेविंग होती है जो वो कहाँ करते हैं पीपल, ऑब्वियसली दे सेव इन द बैंक एंड बैंक क्या करता है, सॉरी बैंक उसे फर्दर री इन्वेस्ट कर देता है। तो यही तो प्रोसेस होता है कैपिटल फॉर्मेशन का भी, तो वो ऑटोमेटिकली सेविंग इक्वल आ जाती है इन्वेस्टमेंट के। तो क्लासिकल ऑलवेज बिलीव इन दिस। सो एंड लास्ट लाइन, अगर डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कभी अराइज भी हो गई तो उसे करेक्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग द प्राइजेस एंड वेजेस एडजस्टेड। मीन्स इसको प्राइजेस को चेंज करके, मतलब अगर डिमांड कम हो गई इन्वेस्टमेंट के ना होने से, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, उसको प्राइस को फॉल कर देंगे, और प्राइस फॉल होंगे तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी इंक्रीज हो ही जाएगी। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लासिकल्स थे वो ऑलवेज प्राइजेस एंड वेजेस को एडजस्टेबल मानते थे, मतलब मीन्स फ्लेक्सिबल मानते थे। सो now this is the theory, I hope you got it. So let's
see some assumptions of this theory. So now we will discuss some assumptions of this theory, which is Say's laws of market. See, these assumptions will going to convert into criticism, which is highly criticized by Keynes, but that we will do in next slide. So here we are doing as assumptions. So the classical theory are based on these assumptions, in which the first assumption is optimum utilization of resources. It means the resources are utilizing or using in a proper and maximum or in a best manner. And classical always believe in a situation of perfect equilibrium, means the classical always believe the situation of full employment. Full employment means fuller utilization of resources, means all the labors, full labor force, resources, human or natural resources are fully engaged in the production process. They all the labors, all the producers have employment jobs in their hands, and they are engaged in some work. That's the full employment point. And next one is the classical always believe in perfect competition or perfect market. Next one is laissez-faire. Laissez-faire means when there is no control or interference of a government. Means the economy is regulated by market automation. Means market forces like demand and supply. And the last one is, which is most important assumption of classical or Say's laws of market, is long run. Classical always believe in the long run policy. So these are the assumptions of Say's laws of market. We have come to a last segment of our lecture, which is the criticism of this theory, which is Say's laws of market. So the assumption is itself a criticism, becomes a criticism, which is highly criticized by the John Maynard Keynes, who was a fantastic, super fantastic economist. We will also study about him in a later lecture. So the criticisms are underemployment equilibrium, means in assumptions what we have studied, that classical always assume the full employment situation will be there, but it is not always possible, especially in the case of LDCs or means less developed or underdeveloped countries. Means क्योंकि underdeveloped countries या less developed countries में कभी भी full employment present नहीं होता है. Full employment means क्या होता है, that the full utilization of resources, means resources जो है वो पूरी completely तरह से utilize हो रहे हैं, सबको employment मिल चुका है. लेकिन एक डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, सबके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है. एज यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ इंडिया, सबके पास, तो हम कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं रहते इन यूडीसीज और एलडीसीज में. सो इट बिकम्स द क्रिटिसिज्म दैट अंडर रिक्वायरमेंट इक्विलिब्रियम होता है एलडीसीज और यूडीसीज में. सेकेंड वन इज रिफ्यूज सेल्स लॉ. तो कीज ने तो डायरेक्ट रेफ्यूज कर दिया सेल्स के लॉ को, विच इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एंड gives a just exact opposite of the law, which is demand creates its own supply. मतलब ये सप्लाई क्रिएट नहीं करती डिमांड को, डिमांड क्रिएट करती है. क्योंकि क्लासिकल बोलते थे कि जो भी जहाँ भी प्रोडक्शन होगा उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, तो डिमांड करने लगेंगे वो उसकी. या फिर अगर डिमांड नहीं करेंगे तो वो फर्दर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. बट किसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो लेबर फोर्स होते हैं उनके पास इतनी वेजेस इतनी होती नहीं कि वो बैंक में जाकर सेव करें. उनके अपने जितने भी उनकी थोड़ी सी वेजेस होती है उससे वो अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने में स्पेंड कर देते हैं, और थोड़ा सा वो अपने पास बचा के रख लेते हैं. तो इससे, और वो सारे गुड्स तो ऑब्वियसली नहीं परचेज कर पाते, जैसे वो कुछ डेली नीड्स जो एसेंशियल्स है वही परचेज करते हैं, तो इससे सारे गुड्स तो ऑब्वियसली फिर कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, तो इससे ओवर प्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. नेक्स्ट वन इज सेल्फ एडजस्टमेंट नॉट पॉसिबल. मीन्स क्लासिकल बिलीव दैट इकोनॉमी वर्क करेगी मार्केट फोर्सेस के थ्रू, बट इट इज नॉट सो, because in countries like developing or UDCs or LDCs, government intervention should be there, because without government interference, UDCs or LDCs cannot work. Next one is importance of speculative demand for money. So classical focuses on only transaction motive. Transaction motive is only income which is spent on fulfilling the day-to-day needs, but Keynes said it is not so. Means
पीपल सिर्फ अपने डे टू डे नीड्स को फुलफिल नहीं करते, वो स्पेकुलेशन में भी अब पैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्रिटिसाइज हो गए क्लासिकल। लास्ट वन इज इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू इनकम। मीन क्लासिकल ने मेन वेरिएबल्स माना था रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो अफेक्ट करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को, बट किसने कहा ऐसा नहीं है। जिस इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, एक एमईसी पे डिपेंड करता है, बट जो सेविंग है वो तो कम्प्लीटली डिपेंड करती है हमारी इनकम पे, कि हमारी जितनी इनकम होगी उस हिसाब से हमारी सेविंग होगी। So these are the criticism which is highly criticized by Keynes, and I think this is valid. So what do you think? Let me know your opinions in the comment section. So this theory is over. I hope you understood this theory, and if you have any doubts regarding this, you can ask me in the comment section. And if you find my video useful, please like, share and subscribe to this channel. Graduate yourself. Till then, take care.